अपने कहां तक पढ़ लिया था कृषि? रबड़। भारत में कृषि एवं फसलों के अंदर आज अपनी फसल पढ़ रहे हैं रबड़। रबड़ बोल दो या रबड़ बोल दो, एक ही बात है। क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। रबड़ लिख लो। रबर कैसी जलवायु के अंदर होता है? तो रबर का जो वृक्ष है उसके लिए वर्षा भी ज्यादा चाहिए और तापमान भी ज्यादा चाहिए। तो सीधी सी जो बात निकल के आती है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। ठीक है, तो पहले तो कौन सी जलवायु की फसल है? ये उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल। एक तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। इसके लिए उच्च वर्षा व उच्च तापमान की आवश्यकता। उच्च वर्षा व उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। एक ये बात अपने ध्यान में रखेंगे। फिर हम ध्यान में रखें कि वर्षा कितनी चाहिए? तो वर्षा चाहिए कम से कम कितने सेमी? 200 सेंटीमीटर वर्षा इसको चाहिए होती है। तापमान कितना चाहिए? तो तापमान 25 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तापमान तो लिख देंगे, तापमान होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। फिर एक बात अपने को ये ध्यान में रखनी है कि उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके। उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र की अपने बात करें तो एक तो ये होता है केरल में, कर्नाटक में एक स्थान पड़ता है, अपने राज्य रह गया तमिलनाडु, और तो एक अपने इसमें नोट कर सकते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है जहां पर रबर के वृक्ष पाए जाते हैं और रबर का उत्पादन किया जाता है। ये अपने ध्यान में रखने हैं। फिर एक बात अपने और ध्यान में रखें तो रबर के वृक्ष किस प्रकार अपने कहां पाए जाते हैं, थोड़ी सी अपने मैप के अंदर बात कर लें। तो जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला जो भाग है ना, इस वाले भाग में, और ये यहाँ पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इस क्षेत्र के अंदर ये वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्षों की जो लंबाई होती है वो अधिक होती है। लंबाई अधिक होने का कारण क्या है? लंबाई अधिक होने का कारण है कि एक तो ये उष्ण जलवायु के अंदर, गर्म जलवायु के अंदर पाए जाते हैं जहां गर्मी ज्यादा होती है, यानी कि भूमध्य रेखा के पास में ये वाला जो क्षेत्र है, ये मान के चलो कि 10-12 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश है। तो यहाँ पर यानी कि कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र के अंदर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में ज्यादा पड़ती है किरणें। तो यही कारण है कि यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है और गर्मी ज्यादा होने के कारण तापमान ज्यादा होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होती है, प्लस वर्षा ज्यादा होती है। वर्षा ज्यादा होने के कारण ये जो वृक्ष होते हैं, ये वृक्ष क्या है, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए अधिक ऊंचाई की ओर बढ़ जाते हैं। यानी कि जो रबर का वृक्ष है ना, ये रबर का वृक्ष आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंदर आता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार का मतलब हो जाता है कि यहाँ जो वृक्ष होते हैं ना, इन वृक्षों के अंदर जो पत्तियां गिराने का समय होता है
वो फिक्स नहीं, एक मतलब सभी वृक्षों का एक साथ नहीं होता। जैसे अपने देखते हैं ना कि इधर शीशम पत्ते गिरा रही होती है, इधर नीम पत्ते गिरा रहा होता है, साथ में ये जो जनवरी फरवरी के महीने होते हैं, मार्च के महीने होते हैं, इनमें सारे वृक्ष अपने एक साथ पत्तियां गिरा देते हैं। तो इस उष्णकटिबंधीय जलवायु में ऐसा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंदर ऐसा नहीं होता, अलग अलग समय पर पत्तियां गिराई जाती है, जिससे क्या है वन ऐसे लगते हैं कि वनों ने पत्तियां नहीं गिराई है। और पेड़ पौधे होते हैं वो पास पास होते हैं, पास पास होने के कारण क्या होता है कि इनमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, सूर्य से अपने प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या है, आपस में ये प्रतिस्पर्धा करके होड़ लगाकर ऊपर बढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण इन वृक्षों की लंबाई भी कितनी होती है, अधिक होती है, बहुत ज्यादा होती है। अपने वृक्ष जो है ये तो बहुत कम होते हैं, ये तो कितने मान के चलो ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 20 मीटर हो जाएंगे, 20 मीटर का मतलब 60 फीट हो गए, इतने की ऊंचाई होती है। लेकिन यहाँ पे जो वृक्षों की ऊंचाई होती है वो आप मान के चलिए कि हो सकता है वो आपको 60 मीटर भी देखने को मिल जाए। 60 मीटर का मतलब हो गया 180 फीट, टावर जितने जितने ऊंचे पेड़, अपने तो टावर ही होता है इतना ऊंचा, और तो आसपास कुछ है नहीं, तो इतने इतने ऊंचे भी पेड़ यहाँ पर हो सकते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंदर। तो उसी प्रजाति का ये वृक्ष है रबर। हाँ जी, कृषि में भी, इसे कृषि में भी रखते हैं और ये वनों के अंदर भी होता है, दोनों ही बात है, दोनों ही चीजों के अंदर इसे शामिल किया जाता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब जो फसलें हैं वो फसलें तो अपने एक प्रकार से कंप्लीट हो जाती है, जिनके बारे में अपने को डिटेल से पढ़ना होता है। अब अपने कुछ पढ़ेंगे, जैसे है तो फसलें ही, लेकिन उनको अपने बोल सकते हैं कि मसाला फसलें हो गई, जैसे प्याज हो गया, तंबाकू, अपने इसके बाद में जैसे व्यापारिक फसल में तंबाकू हो गया। अभी तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है, प्याज का उत्पादन कहाँ होता है, ज्वार का उत्पादन कहाँ होता है, इसबगोल का उत्पादन, यानी कि प्रमुख प्रमुख जो फसलें हैं जिनके बारे में डिटेल नहीं पढ़नी, सिर्फ अपने को बड़ा बड़ा ध्यान रखना होता है कि औसत रूप से इनका उत्पादन कौन से राज्य के अंदर ज्यादा होता है, वो बातें अपने को ध्यान में रखनी है, तो वो अपने नोट करते हैं। अब लिखते हैं अपने मसाला, तो अपने लिखेंगे मसाला उत्पादन में, मसाला उत्पादन में केरल राज्य का प्रथम स्थान है। कौन से राज्य का प्रथम स्थान है? केरल का प्रथम स्थान है। केरल के अंदर एक बंदरगाह पड़ता है, बंदरगाह का नाम है कोच्चि बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि बंदरगाह है। और इस कोच्चि बंदरगाह की अपनी बात करें तो इस कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है भारत का मसाला बंदरगाह है, मसाला बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह को कहते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि कोच्चि बंदरगाह को क्या कहा जाता है? भारत का मसाला बंदरगाह कहा जाता है। और अपने बात करें कि बहुत पहले की बात है कि जब न तो इस विद्युत का आविष्कार हुआ था, न ये कोई फ्रिज वगैरह वगैरह कोई थे, तब क्या है यूरोप के अंदर ठंड ज्यादा पड़ती है और ठंड पड़ने के कारण क्या है वो मांस का सेवन क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। अब मांस का सेवन ज्यादा करते हैं तो मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए मसालों की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। बात तो वही है कि अपने जैसे नींबू का अचार डालते हैं, मिर्च का अचार डालते हैं, अगर उसमें मसाला नहीं डालें, जो उसके अंदर मसाला डालते हैं अचार के अंदर, तो आप रख के देख लो कितने दिन चलेगा, वो कितने दिन चलेगा? 5 दिन 7 दिन बाद में सारा सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? मसालों का प्रयोग किया जाता था। और मसाले कहाँ उत्पादित होते थे? केरल में, भारत के अंदर, यहाँ पर ये केरल है।
और ये इस प्रकार से ये अपने अपने देखते हैं कि ये अरब प्रायद्वीप है, अरब, सऊदी अरब और ये देश है ना ये। और इस अरब के ऊपर देखते हैं तो अपने कौन सा महाद्वीप पड़ जाता है, यूरोप है। तो अब क्या करते थे ये यूरोपियन जो लोग हैं ये व्यापार करते थे, और व्यापार मसाले कहां से खरीदते थे, मसाले खरीदते थे यहां भारत से। और यहां पे जो बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह, यहां से मसाले लेकर के उसे कहां भेजा जाता था, यूरोप के अंदर भेजा जाता था। तो ये अरब लोगों के लिए व्यापार का एक क्या बन गया, माध्यम बन गया पैसे कमाने का। और अरबी लोगों का जो प्रमुख कार्य रहता था वो मसालों का व्यापार करना रहता था। इसलिए इन अरबी लोगों ने क्या कहा कि जो कोच्चि बंदरगाह है, इस कोच्चि बंदरगाह को कहा अरब सागर का मोती। क्या कहा, अरब सागर का मोती। कई बार प्रश्न आ जाता है कि अरब सागर का मोती किसे कहा जाता है, तो अरब सागर का मोती कौन से बंदरगाह को कहा जाता है, कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। तो मैं लिख देता हूं इसके आगे। तो हो सकता है ये पूछ ले कि कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर का मोती किसने कहा, तो अरबी व्यापारियों ने। तो मैं इसे लिख देता हूं, अगली लाइन में लिख देता हूं इधर, कोच्चि बंदरगाह को, कोच्चि बंदरगाह को अरब व्यापारियों ने, अरब व्यापारियों ने अरब का मोती, अरब का मोती कहा, या अरब का मोती की संज्ञा दी। किस बंदरगाह को, कोच्चि बंदरगाह को। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब अपनी बात करते हैं जैसे अन्य कुछ फसलें हैं उनके बारे में। केरल के अंदर जो बात करें कि कौन सा क्षेत्र है वो मसाला उत्पादन करता है, थोड़ा सा ध्यान रखने वैसे कि ये यहाँ पे है नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, फिर है पालनी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। ये वाला जो एरिया है ना, इस सारे एरिया के अंदर क्या मसालों का उत्पादन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब अपने अगली फसल लिखते हैं प्याज। तो प्याज भारत में प्रसिद्ध है कहां का, अरे सीकर का नहीं है, नासिक का। कहां का प्रसिद्ध है, नासिक। और सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, महाराष्ट्र। एक तो ये बात अपने थोड़ी सी ध्यान में रख लेंगे। फिर अपने बात करते हैं तंबाकू। तंबाकू सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश के अंदर। तंबाकू का उत्पादन कहां होता है, तंबाकू, तो तंबाकू का उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। तंबाकू का उत्पादन है आंध्र प्रदेश में होता है। और आंध्र प्रदेश के अंदर एक स्थान पड़ता है गुंटूर। ये जो गुंटूर है, गुंटूर के अंदर है तंबाकू अनुसंधान केंद्र। गुंटूर में क्या है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र। तो यहां पर एक स्थान पड़ता है गुंटूर। इस गुंटूर के आगे आप लिख सकते हो कि यहां पे क्या है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तंबाकू अनुसंधान केंद्र। ये आ जाता है कई बार प्रश्न की तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पे है, तो गुंटूर के अंदर है। और तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, आंध्र प्रदेश करता है। ऐसे ही अपने घोड़ा जीरा बोल देते हैं, या बोलते हैं इसबगोल, इसबगोल, या इसे बोल देते हैं घोड़ा जीरा। इसका उत्पादन करता है राजस्थान। और जब राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं तब इसमें अपने पढ़ते हैं कि बाड़मेर है, जालोर है, ये जो एरिया है कुछ अपने जैसलमेर का भाग है, उसमें इस सब गोल का क्या होता है, उत्पादन होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर अपने बात करते हैं ज्वार। ज्वार तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान के भी कुछ भाग है जहां पर ज्वार का उत्पादन किया जाता है। और ज्वार कैसी फसल है, तो महाराष्ट्र के अंदर होता है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कैसी फसल है, चारा फसल है, खाद्यान्न फसल है, या दोनों है, तो दोनों है।
और ज्वार को क्या कहा जाता है? गरीब की रोटी कहा जाता है। ज्वार को क्या कहा जाता है? गरीब की रोटी, गरीब की रोटी। ज्वार, घोड़ा, घोड़ा गए घड़ी वाला, घोड़ा जीरा। आगे अपनी बात करते हैं नारियल उत्पादन। नारियल उत्पादन, नारियल का पेड़ देखा है क्या? नारियल उत्पादन कैसा होता है? देखा ही नहीं या टीवी में देखा था? टीवी में देखा था। रियल में देखा था? कहाँ होते हैं? तमिलनाडु के अंदर, ये लिख दिया क्या? हाँ, तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा जो होते हैं ना वो केरल और कहाँ होते हैं? तमिलनाडु में होते हैं। हाँ जी। अब अपने जैसे देखते हैं ना कि अपने आसपास जो पेड़ है, जैसे खेजड़ी का पेड़ है, नीम का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, साधारण सी बात है। जैसे मुंबई में जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि नारियल का पेड़ है, वहां पे नारियल के पेड़ ही होते हैं ज्यादा, देखने में भी सुंदर लगते हैं और ऊंचे भी खूब होते हैं। तो शहर के अंदर जो सड़कें होती हैं उन पर नारियल के वृक्ष लगाए होते हैं। तो मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात से शुरू हो जाते हैं नारियल के पेड़। गुजरात का जो तटवर्ती भाग है सागर वाला, वहां पे महाराष्ट्र के अंदर तो है ही, और महाराष्ट्र से आगे जाते हैं गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उधर खूब है इसके वृक्ष। तो ये नारियल उत्पादन देखने में खजूर के पेड़ जैसा सा लगता है, इस प्रकार का होता है, खूब ऊंचा होता है। अपने तोड़ने का प्रयास करें तो अपने से तो नहीं टूटते नारियल, उनसे बहुत ऊंचे लगते हैं नारियल। ये उतार लिया क्या इधर वाला? चलो आगे लिखते हैं। नारियल के बाद में लिखिए अफीम। अफीम, अफीम के अंदर लिखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी। अफीम उत्पादन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे इसके बाद में अगली फसल लिखिए मोठ। मोठ का तो पता ही है, मोठ राजस्थान में ही होते हैं, शुष्क क्षेत्र ज्यादा राजस्थान में है, तो मोठ का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहां होता है? राजस्थान में ही होता है। मोठ राजस्थान। मोठ के बाद में लिखिए संतरा। संतरा, संतरे कहां होते हैं अभी? तो संतरे के लिए प्रसिद्ध है नागपुर, और सबसे ज्यादा संतरों का उत्पादन होता है महाराष्ट्र के अंदर। अपने पढ़ते हैं ना कि भारत में संतरों का संतरे कहां के प्रसिद्ध है? नागपुर के। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? तो झालावाड़ को। संतरे झालावाड़ में, राजस्थान में ज्यादा होते हैं, और किन्नू, माल्टा और ये अपने गंगानगर में ज्यादा होते हैं। तो संतरे। संतरे के बाद में लिखिए सेव। सेव में लिखिए हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर। सेव हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर। सेव के बाद में आप लिखिए सूखे मेवे। सूखे मेवे, जम्मू कश्मीर। सूखे मेवे जम्मू और कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादित होते हैं। उसके बाद में अपने लिख सकते हैं अमरूद। अमरूद उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, यूपी के अंदर।
अमरूद सबसे ज्यादा कहां होते हैं? यूपी के अंदर। कई बार यहां से प्रश्न आ जाता है, नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये बड़े बड़े अपने थोड़े से ध्यान में रख लेते हैं। फिर आगे अपने बात करें इसके बाद, तो विभिन्न प्रकार की खेतियां हैं, खेतियों के अलग अलग नाम है, पद्धतियां हैं यानी कि खेती की। जैसे अपने पढ़ते हैं मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, मछली पालन को क्या कहते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। राजस्थान भूगोल में पढ़ते हैं, भारत के भूगोल में भी अपने को पढ़ने होते हैं। तो कुछ एक नाम है और उन नामों से कई बार प्रश्न आ ही जाता है पेपर के अंदर। कई बार लिखा हुआ आ जाता है कि पिस्सीकल्चर क्या है, सेरिकल्चर क्या है, तो अपने को नोट करने हैं। लिखते हैं कृषि की विभिन्न पद्धतियां। कृषि की, ये नोट कर लिया क्या? कृषि की विभिन्न पद्धतियां। कृषि की विभिन्न पद्धतियां, जैसे एक नंबर पे लिखते हैं अपने, सबसे पहले ये लिखिए एपीकल्चर। एपी कल्चर। एपीकल्चर का मतलब है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन। एक नंबर पे एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। दो नंबर पे लिखिए पीसी कल्चर। पीसी कल्चर। मछली पालन। पीसी कल्चर मछली पालन। फिर हम 3 नंबर पे लिखते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब है रेशम कीट का उत्पादन। सेरीकल्चर रेशम कीट का उत्पादन। सेरीकल्चर रेशम कीट का उत्पादन या रेशम कीट पालन भी अपने नोट कर सकते हैं। उसके बाद में अपने लिखते हैं आगे वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या है? वर्मी कल्चर केंचुओं से खाद उत्पादन। खाद उत्पादन, या अपने को कुछ जगह नॉर्मल ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि केंचुआ उत्पादन। केंचुआ उत्पादन, ये भी अपने नोट कर सकते हैं वर्मी कल्चर के अंदर। फिर अगला लिखते हैं हम विटीकल्चर। विटीकल्चर का मतलब है अंगूर उत्पादन। व्यवसायिक स्तर पर अंगूर का क्या करना? उत्पादन करना। विटीकल्चर, तो अपने सीधा लिख देते हैं अंगूर उत्पादन। विटीकल्चर के बाद में अपने आगे बात करें तो हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है सब्जी उत्पादन। सब्जी उत्पादन। एक इसमें होता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है व्यावसायिक दृष्टि से फूल उत्पादन। व्यावसायिक दृष्टि से फूल उत्पादन, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी का मतलब फ्लोर, फूल ही तो होता है। फिर अगला लिखिए अपने पामोकल्चर। पामोकल्चर व्यावसायिक दृष्टि से फूल उत्पादन। पामोकल्चर का मतलब है फल उत्पादन। पामोकल्चर का मतलब है फल उत्पादन। कर लिया यहां तक नोट क्या? आगे लिखिए आर्बरी कल्चर।
आर्बरी कल्चर विशेष प्रकार के वृक्षों, हाँ जी, हाँ, हॉर्टिकल्चर क्या? मेरी एक बात सुनो आप, मैंने शायद आप राजस्थान जीके की क्लास लगाते हो, तब मैंने आपको लिखाया था राजस्थान के अंदर बिछवाल बीकानेर के अंदर एरिड हॉर्टिकल्चर, एरिड हॉर्टिकल्चर लिखवाया था ना। एरिड हॉर्टिकल्चर क्या होता है? एरिड का मतलब है एरिडोसोल मृदा, जो कैसी मृदा होती है? रेतीली मृदा होती है, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर का मतलब है सब्जी, जिसके अंदर अपने ऐसी किस्म विकसित करेगी ये संस्था जो शुष्क क्षेत्र के अंदर सब्जी का क्या हो सके? उत्पादन हो सके। मैंने शायद लिखाया है, ये लिखाया क्या? कन्फर्म ही लिखवाया हुआ है, आपको अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है, तो उसी के आधार पे मैं इसको लिख रहा हूं, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? एरिड का मतलब उन्होंने क्या माना है? एरिड का मतलब रेतीली मृदा, और हॉर्टिकल्चर यानी कि रेतीली मृदा के अंदर होने वाली जो सब्जी की नस्लें, किस्में, उनका क्या करना? उन बीजों का निर्माण करना। उसी आधार पे मैंने आपको ये लिखा है। बाकी इस बुक के अंदर ना बहुत सारी गलतियां हैं, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं बुक के अंदर। ये क्या लिख रहे थे? आर्बरिकल्चर विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों को उगाना। इसमें कौन सी झाड़ियां आएगी? जैसे अपने देखते हैं ना कि बीकानेर वाले क्षेत्र के अंदर अपने बोल देते हैं, साधारण भाषा के अंदर बोल देते हैं पेमली बोर, है ना, या सेव बोर बोल देते हैं। बड़े बोरिए होते हैं, वो एक झाड़ी के तो लगता है, एक प्रकार की झाड़ी तो है। तो उस प्रकार के वृक्ष लगा के या झाड़ियां लगा के जो खेती करते हैं उसे कौन सी कृषि बोलते हैं? आर्बरिकल्चर बोलते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगली लिखिए इसके बाद में ओलिवी कल्चर। ओलिवी कल्चर, ओलिवी कल्चर का मतलब है जैतून उत्पादन, जैतून उत्पादन। और एक अपने इसमें और नोट कर लेते हैं, एक आप इसमें लिख दीजिए एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स ये क्या होता है? एरोपोनिक्स क्या होता है? एरोपोनिक्स होता है हवा के अंदर पौधों को उगाने की तकनीक। मिट्टी के अंदर नहीं, कहां पे उगाने हैं पौधे? हवा में उगाने। एक ऐसे अपने पढ़ते हैं हाइड्रोकल्चर, पानी के अंदर पौधे उगाने। उनकी जड़ें मिट्टी में नहीं होती, कहां होती है? सीधी पानी में ही होती है। आपने नहीं देखे अपने नर्सरी के अंदर जाते हैं ना, वहां पे ऐसे पौधे रखते हैं, तो उनकी जड़ें है वो किसके अंदर होती है? पानी के अंदर ही होती है। उन्हें धूप में रख देते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, उनको छांव के अंदर ही रखना होता है। वो कौन सी जलवायु के होते हैं? वो होते हैं टुंड्रा जलवायु की वनस्पति होती है वो, जिसको ज्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती, कम धूप के अंदर पैदा होती है। ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां होती है। तो अपने तो क्या लिख रहे हैं? एरोपोनिक्स। तो हवा में पौधे उगाने की तकनीक। और एक इसमें पढ़ लेते हैं हाइड्रोकल्चर। हाइड्रोकल्चर, हाइड्रोकल्चर में अपने लिख देते हैं पानी में या जल में पौधे उगाने की तकनीक। ये भी दिया हुआ है क्या बुक में? तो ठीक है, ये अपने इसी प्रकार से लिख रखा है या कुछ और हिसाब से लिखा है? चलो ठीक है, तो ये अपने नोट कर लेते हैं, इनमें से आते रहते हैं प्रश्न।
अब अपने पढ़ते हैं कृषि से संबंधित क्रांतियां। कृषि से संबंधित क्रांतियां। कृषि से संबंधित कौन कौन सी क्रांतियां हुई है, कोई है पता? हरित क्रांति हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट तो कौन सी क्रांति है? हरित क्रांति है। ये लिख लिया ना? हरित क्रांति। तो सबसे पहले अपने हेडिंग लगा देते हैं कृषि से संबंधित क्रांति। कृषि से संबंधित क्रांति। अब कृषि से संबंधित क्रांति में हमें एक नंबर पे पढ़ लेते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति। देखो हरित क्रांति क्या है, किस प्रकार से हरित क्रांति की है वो शुरुआत होती है, इसके बारे में भी अपने को ध्यान में रखना है। देखो सबसे पहले जो हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है ना, वो होती है कहां से होती है? मेक्सिको से। एक तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। पिछली बार शायद एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन आया था, शायद एक कोई पेपर के अंदर, कि हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। तो उसमें एक ऑप्शन था भारत, एक अमेरिका, कोई एक दो और दे रखे थे, और एक क्या दे रखा था? मैक्सिको। तो इसकी शुरुआत होती है मैक्सिको से। मैक्सिको से शुरुआत इसकी किस प्रकार होती है कि मैक्सिको एक, अपने बात करें कि विकसित देश नहीं है, अपने भारत के तरह का ये एक देश है जिसका इतना ज्यादा विकास हुआ नहीं है, जनसंख्या ठीक ठाक है उसकी, और रोजगार के इतने साधन नहीं थे। जनसंख्या अचानक बढ़ गई। अचानक बढ़ने के कारण क्या हुआ कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी ना वहां पे, उस प्रकार से कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ा, खाने का उत्पादन नहीं बढ़ा, अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ा। तो वहां पर भूखमरी आ गई। वहां पर जब भूखमरी आ गई तो इस मेक्सिको के पास में एक देश पड़ता है अपने यूएसए, बड़ा देश है। जैसे ये अपने मैप बनाते हैं तो ये इधर, तो ये तो मेक्सिको है, और ये देश है यूएसए जिसे अमेरिका बोल देते हैं, और ये हो गया कनाडा। तो ये यहां पे देश है। तब यूएसए का एक वैज्ञानिक था, नाम था नॉर्मन बोरलॉग, वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक है ये 1950 के दशक के अंदर क्या है, मेक्सिको के अंदर जाता है इस समस्या का समाधान करने के लिए। और ये जो समाधान करता है वो क्या करता है कि यहां पर गेहूं की एक हाइब्रिड किस्म का विकास करता है, जिस किस्म का नाम है मैक्सिकन गेहूं। कौन सी किस्म है? मैक्सिकन गेहूं किस्म का नाम है। इस किस्म का विकास करता है। 1950 के दशक की बात है ये। अब देखो मेक्सिको वाला प्रश्न आ गया, भारत में जनक कौन है, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, नाम किसने दिया, ये सारे प्रश्न आए हुए। तो अब इन प्रश्नों के अलावा और प्रश्न क्या बनते? तो एक प्रश्न तो ये बनता है कि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1950 के अंदर। नॉर्मन बोरलॉग कहां का रहने वाला था? यूएसए का रहने वाला था। कौन सी किस्म विकसित की थी गेहूं की? मैक्सिकन ने किस्म गेहूं की विकसित की थी, जिसके कारण यहां पर उत्पादन क्या बढ़ गया? उत्पादन बढ़ गया तो भूखमरी वाली समस्या दूर हो गई। इसी दौरान अपने बात करें तो जैसे एशिया है, भारत है, ये इस भारत के पास में इधर ये म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम ये देश है, और इधर एक देश पड़ता है, द्वीपीय देश है, देश का नाम है फिलीपींस। कौन सा देश है? फिलीपींस। इस फिलीपींस के अंदर एक चावल की हाइब्रिड किस्म का क्या किया गया? विकास किया गया। तो अब ये जो समस्या है भूखमरी वाली, ये समस्या धीरे धीरे 1960 से 1970 का जो दशक आता है ना, उसमें भारत के अंदर उत्पन्न होती है ये समस्या। क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि
60 से 1970 के दशक के अंदर भारत में अचानक से जनसंख्या वृद्धि होती है, बहुत तेज गति से क्या है जनसंख्या वृद्धि होती है, जिसे अपने जनसंख्या विस्फोट की अवस्था भी बोल देते हैं। तो जब जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई, एक तो जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या वृद्धि होगी, दूसरा क्या हुआ कि भारत के अंदर इस दौरान बरसात नहीं हुई, जिसके कारण क्या पड़े, अकाल पड़े। अब अकाल पड़े तो गेहूं का, बाजरा का, चावल का उत्पादन क्या हो गया, कम हो गया। एक तो होते ही कम थे प्रति हेक्टेयर भी, प्रति बीघे कितनी होती थी गेहूं, तो ये कोई 2 से 4 क्विंटल, ऊपर में 5 क्विंटल बीघे की गेहूं हो जाती थी पहले, हरित क्रांति से पहले। हरित क्रांति के बाद में 20 क्विंटल बीघे की होने लग गई, तो उत्पादन बढ़ गया ना। तो अब ये समस्या थी। दूसरा अपने क्या है, युद्ध चल रहे हैं इस दौरान पाकिस्तान के साथ में, 1971 में, 1962 में चीन के साथ चल रहे हैं। तो युद्ध के दौरान भी जो कृषि का क्षेत्र है वो भी एक प्रकार से क्या होता है, प्रभावित होता है। और इस दौरान 1970-71 के दौरान अपने देखते हैं कि अमेरिका है वो भारत को गेहूं देने से मना भी कर देता है कि हम आपको गेहूं नहीं देंगे। तो इस कंडीशन में अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन क्या है कि स्वयं उत्पादन के अंदर क्या करें, वृद्धि करें। इस समय कौन थे अपने प्रधानमंत्री, हीरालाल शास्त्री थे क्या, उन्होंने एक नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान। ये नारा भी तो मिला है, ये नारा तभी का है, उसी समय का ये नारा है जब जवान सेना अपने के दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं और किसान अनाज उत्पादन के लिए खेत में लगे होते हैं, तभी का ये नारा आया हुआ है, जय जवान और जय किसान का। तो इसी समय भारत के अंदर 1966-67 के अंदर हरित क्रांति की क्या होती है, शुरुआत होती है। हरित क्रांति की शुरुआत का मतलब है कि सिंचाई के साधनों को बढ़ावा दिया जाता है, भी नई नहरें बनाओ, नए बांध बनाओ ताकि पानी आ सके। अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करो खाने के लिए, जैसे गेहूं की हाइब्रिड किस्म का उपयोग किया हमने, मैक्सिको से मंगवा ली। चावल की जो किस्म है वो फिलीपींस से मंगवा ली। तो उत्पादन में, खाद्यान्न जो उत्पादन है उसमें क्या हो गई, अनाज उत्पादन के अंदर बढ़ोतरी होगी। जैसे बढ़ोतरी हुई वैसे वैसे क्या है, 4-5 सालों के अंदर जो अनाज की समस्या थी भारत के अंदर, वो समस्या क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो ये क्या कहलाती है, हरित क्रांति कहलाती है। इसके कुछ फायदे भी हुए, कुछ इसके नुकसान भी हुए, वो भी अपने बात कर लेंगे। पहले जो अपने यहां तक बात की है वो बात अपने नोट कर लेते हैं। यहां से प्रश्न आता रहता है पेपर के अंदर, हरित क्रांति से लगभग एक प्रश्न आ जाता है, तो वो क्या पूछेगा, जो भी पूछेगा अपने नोट कर लेते हैं। तो लिखिए, विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत, विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत मेक्सिको से हुई, मेक्सिको से हुई। कब हुई, तो लिखेंगे 1950 के दशक में। और एक बात इसमें लिखेंगे, विश्व में हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक तो कौन है, नॉर्मन बोरलॉन्ग। कहां का निवासी है, यूएसए का निवासी है। ये बात ध्यान में रखनी है कि नॉर्मन बोरलॉन्ग कहां का रहने वाला है, यूएसए का रहने वाला है। फिर अपने बात करें कि चलो आगे अपने बात क्या कर रहे थे कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया, हरित क्रांति नाम है कहां से आया। तो लिखिए, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गॉड, या कुछ किताबों में आपको गेडे भी लिखा हुआ मिलेगा, विलियम गेडे ने
किया? यह प्रश्न भी आ जाता है कि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अपने तो ज्यादातर तो जो नाम लिखा था वो विलियम गोड ही लिखा हुआ मिलता है अपने को, ये अपने को ध्यान में रखनी है। फिर अपने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में होती है। तो लिखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 के अंदर। यहां से प्रश्न आया हुआ है, यहां से जब प्रश्न आया है 2-3 बार प्रश्न आया है, और 2-3 बार जो उत्तर है ना वो थोड़ा अलग अलग माना गया। अगर सन पूछ ले तो 1966-67 मानना है। अगर कोई पंचवर्षीय योजना पूछ ले तो या तो ऑप्शन में लिखा होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना ऑप्शन में नहीं हो तब हमको करना है योजना अवकाश। तब उसमें एक ऑप्शन अपने को क्या मिल सकता है? योजना अवकाश मिल सकता है। ठीक है, योजना अवकाश जरूरी नहीं है कि ऑप्शन के अंदर योजना अवकाश आएगा। एक बार आया ही नहीं तब उत्तर क्या बना? तीसरी पंचवर्षीय योजना। यह भी तो हो सकता है। तो तीनों बात आपके सामने, कोई भी उत्तर आए इनमें से जो मिल जाए वो उत्तर कर देंगे, लेकिन एक गारंटी है तीनों साथ में नहीं आएंगे, इनमें से एक ही मिलेगा कोई। तो इनमें से कोई एक होगा तो अपने नोट कर लेंगे। फिर भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति का जनक तो कौन है? MS स्वामीनाथन। तो लिखना है अपने को MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन। ठीक है, अब एक बात अपने को ध्यान में रखनी है कि हरित जो क्रांति है ना, ये हरित क्रांति किस पर ज्यादा जोर दिया हरित क्रांति के अंदर? तो खाद्यान्न उत्पादन पर, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया था इसने। और खाद्यान्न के अंदर प्रमुख जो लाभ मिला था वो दो ही फसलों को मिला था, एक गेहूं और दूसरा चावल। चावल, गेहूं और चावल। गेहूं की किस्म हम कहां से लेकर के आए? मैक्सिको से। गेहूं की किस्म तो लेकर के आए मैक्सिको से, और चावल की किस्म कहां से लेकर के आए? फिलीपींस से। चावल की किस्म लेकर के आए फिलीपींस से। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब हरित क्रांति की शुरुआत करनी है तो कोई ऐसे तो सीधा सा कोई सिस्टम है नहीं कि ठीक है कि सरकार ने बीज ला के दे दिया कि ये लो बीज और बोलो। इतना बड़ा भारत है, किसको बीज मिलेगा किसको बीज नहीं मिलेगा? इसके लिए इसको सही रूप से लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी नियुक्त की गई। और नोडल एजेंसी जब नियुक्त की गई तो नोडल एजेंसी जो विश्वविद्यालय को बनाया गया वो था पंत कृषि विश्वविद्यालय, वर्तमान के अंदर उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। यह प्रश्न आ सकता है कि हरित क्रांति के समय नोडल एजेंसी कौन सी थी? तो हरित क्रांति के समय नोडल एजेंसी कौन सी थी? तो पंत कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। तो लिखिए, हरित क्रांति की नोडल एजेंसी, हरित क्रांति की नोडल एजेंसी। तो हरित क्रांति की नोडल एजेंसी अपने लिखेंगे पंत कृषि विश्वविद्यालय। कहां पे है? उत्तराखंड के अंदर। फिर मैंने शायद कल परसों एक क्वेश्चन पूछा था कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कौन सी फसल से हुई थी? रबी से या खरीफ से? रबी से या खरीफ से या जायद से या उपरोक्त सभी? बताओ, खरीफ कौन सी फसल होती है? किसे कहते हैं खरीफ? सावनी को कहते हैं। सावनी से, सावनी के अंदर गेहूं बोई जाती है क्या? तो
चावल बोया जाता है। और गेहूं कब बोई जाती है? रबी में बोई जाती है। तो बताओ भाई कहां से शुरू हुई हरित क्रांति की? भारत में शुरुआत कौन सी फसल से हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी फसल से? खरीफ से। कौन सी फसल से हुई थी? खरीफ से। लगभग उत्तर लोग क्या करके आते हैं? रबी करके आते हैं। रबी गलत है, खरीफ सही है। क्योंकि अपने को ऐसे लगता है कि हरित क्रांति में सिर्फ गेहूं का उत्पादन बढ़ा, एक मानसिकता ऐसी हो गई अपनी, है ना। तो लेकिन चावल का उत्पादन भी तो बढ़ा है। हमने लिखा है ना, चावल की किस्म भी तो हम लेके आए हैं फिलीपींस से। तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो खरीफ की फसल से होती है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। फिर जब हरित क्रांति लागू होती है, जब हरित क्रांति लागू होती है तब भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? इस समय कौन है प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। क्योंकि इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है उनका। तो इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। तो लिख दीजिए हरित क्रांति के समय, हरित क्रांति के समय भारत के तत्कालीन पीएम तो श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। ये नोट कर लिया होगा इधर वाला। हरित क्रांति का क्या फायदा हुआ? हरित क्रांति के क्या नुकसान हुए? जब कोई कार्य होता है तो उसके दो पहलू तो होते ही हैं, कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। कुछ फायदे और कुछ नुकसान, दोनों ही बातें हैं। तो चलो पहले तो फायदे की बात कर लेते हैं कि क्या क्या फायदा हुआ होगा। उत्पादन बढ़ गया। जो गेहूं 4 क्विंटल बीघे की होती थी वो 20 क्विंटल बीघे की होने लगी, है ना। एक तो ये फायदा हो गया। और क्या फायदा हुआ? एक फायदा ये हो गया कि उत्पादन जब बढ़ गया तो भूखमरी है वो कम हो गई, खाद्यान्न की कमी क्या हो गई? कम हो गई। और क्या फायदा हुआ? गहन कृषि की जाने लगी, भूमि का भाग है वो कम खाली छोड़ा जाने लगा। लोगों को लालच हो गया कि उत्पादन ज्यादा होता है, तो उत्पादन ज्यादा होता है तो उससे लाभ भी क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन कुछ जैसे और फायदा अपने बात करें कि इससे पहले 1960 1970 तक इतने ज्यादा खेती के साधन नहीं थे, जैसे ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते थे। तो हरित क्रांति के समय क्या है? मशीनरी का विकास होता है। मशीनरी आती है, ट्रैक्टर आते हैं, या ट्रैक्टर के अलावा जो भी बड़े साजो सामान होते हैं, जो उपकरण होते हैं, फसलों को निकालने की मशीनें होती है, उनका भी आविष्कार होता है भारत के अंदर। धीरे धीरे वो आते हैं। तो ये भी एक फायदा हुआ। अब नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि जो गेहूं पहले 4 क्विंटल बीघे की होती थी, जो 20 क्विंटल बीघे की हो रही है, तो उसका नुकसान ये हुआ कि जो गेहूं का उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन गेहूं की जो गुणवत्ता होती है ना, वो गुणवत्ता क्या हो गई? घट गई। अपने देखते हैं ना आजकल, जैसे कि लगभग मिल जाते हैं 100 में से 1-2 तो मिल ही जाते हैं कि वो लड़का हो गया 15 साल का, लेकिन उसकी हाइट है, उसकी बॉडी है, वो देखने में ऐसे लगती है कि वो 7-8 साल का ही है। ऐसे लगते हैं ना। कुपोषण के शिकार, खाना खाने के बावजूद भी कुपोषण के शिकार। तो वो कुपोषण के शिकार क्यों हो गए? वो कुपोषण के शिकार इसीलिए हो गए कि वो रोटी तो खा रहे हैं, लेकिन उस रोटी के अंदर ताकत नहीं है। पेट भरा जा रहा है, उससे ऊर्जा नहीं मिल रही, तो कुपोषणता क्या है? इससे बढ़ गई। दूसरा, हमने हरित क्रांति के साथ में कीटनाशकों का प्रयोग शुरू किया।
स्प्रे शुरू की थी। उस स्प्रे से क्या, स्प्रे का प्रयोग इतना ज्यादा कर दिया, उर्वरक का उपयोग इतना ज्यादा कर दिया, रासायनिक उर्वरक का, कि भूमि है वो प्रदूषित हो गई, जिससे मानव के अंदर अनेक प्रकार के क्या आने लगे, रोग आने लगे, जैसे कैंसर। कैंसर तो इन्हीं ज्यादा हरित क्रांति की तो देन है कैंसर। इसके साथ में हमने स्प्रे का ज्यादा प्रयोग किया कीटनाशकों का, जिससे क्या रोग बढ़ गए। और अपने बात करें तो ज्यादा कीटनाशकों के प्रयोग करने के कारण भूमि का जो भूमिगत जल है वो भी क्या हो गया, प्रदूषित हो गया, पीने का पानी भी प्रदूषित हो गया। ये कुछ इसके क्या है, नुकसान भी सामने आते हैं। फिर एक नुकसान ये भी है कि हरित क्रांति का लाभ सारे लोगों को नहीं मिला। हरित क्रांति का फायदा किसे हुआ, तो हरित क्रांति का फायदा अपने बात करें तो पंजाब को, हरियाणा को, उत्तरी राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ जिले को, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को, बिहार के कुछ भागों को चावल के रूप में, इन्हीं क्षेत्रों का इसको क्या है, फायदा मिला। जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उन राज्यों का इनका कोई भी फायदा नहीं मिला। तो कुछ सकारात्मक पहलू भी निकल के आए, कुछ नकारात्मक पहलू भी निकल के आए। तो कुछ अपने को प्रावधान हरित क्रांति के, जो अब ये बातें जो मैंने बताई है, इसमें मेरे को नहीं लगता कि आपको नोट करवाएं, आप याद ही रह जाएगी कि उत्पादन तो बढ़ गया लेकिन पोषण का स्तर है वो क्या हो गया, कम हो गया। कीटनाशक ज्यादा डालने लगे, ट्रैक्टर ट्राली का विकास हो गया, नहरों का निर्माण किया गया, बांध बनाए गए सिंचाई के लिए। तो अपने कुछ प्रावधान लिख देते हैं, लिखिए हरित क्रांति के प्रावधान। हरित क्रांति के प्रावधान जो मैंने अभी आपको बताई वो तो एक व्यवहारिक बात है, अगर व्यवहारिक प्रश्न आए तब अपने क्या उसको कर सकते हैं। प्रावधान में लिखिए उच्च उत्पादक क्षमता वाले बीजों का प्रयोग। उच्च उत्पादक क्षमता वाले बीजों का प्रयोग। 2 नंबर पे लिखिए आप गहन कृषि प्रणाली का उपयोग। गहन कृषि प्रणाली का उपयोग। बताओ कि जहां भूमि समतल है, सही है, वहां पे दोनों फसल हो सकती है, गेहूं की और चावल की। तो क्या आपको लगता है वो किसान ऐसे सोच ले कि इस बार चावल नहीं बोते, इस बार भूमि खाली छोड़ देते हैं, अगली बार बोएंगे सीधी, इस बार सीधी गेहूं बोएंगे? वो ऐसा नहीं करता। तो भूमि का गहन उपयोग होने लगा, कोई भी भाग है भूमि का किसी भी ऋतु के अंदर खाली नहीं छोड़ा गया। तीसरी विशेषता लिखिए सिंचाई के साधनों का विस्तार। सिंचाई के साधनों का विस्तार। सिंचाई के साधनों का विस्तार। चार नंबर पे लिखिए मशीनरी द्वारा खेती। मशीनरी द्वारा खेती। मशीनरी द्वारा खेती। पहले मशीनरी के रूप में ऊंट होता था, बैल होते थे, जिसके पास में 5 ऊंट होते थे वो शक्तिशाली जमींदार होता था। अब अवधारणा बदल गई है कि जिसके पास, जिसमें ज्यादा ट्रैक्टर होते हैं, कंपाइन होती है, वो ज्यादा मजबूत जमींदार होता है। पहले ऊंट होते थे, बैल होते थे, और ऊंट से ज्यादा, अपने बैल से ज्यादा ऊंट को शक्तिशाली माना जाता था। यह भी एक धारणा थी कि तुम्हारे पास तो बैल है, मेरे पास ऊंट है। ऊंट है यानी कि ऐसे समझ लो कि ऊंट उस टाइम का बड़ा ट्रैक्टर होता था, और जो बैल होते हैं वो छोटा ट्रैक्टर होता था। यह भी एक अवधारणा थी। गिना जाता था पहले, संपत्ति के रूप में गिना जाता था कि उसके पास 5 ऊंट है। आज ऊंट को कोई पूछता ही नहीं है, रखता ही नहीं है कोई ऊंट। बाई चांस कोई जो पुराने व्यक्ति बैठे हैं ना वही रखते हैं। 5 नंबर पे लिखिए रासायनिक खाद व कीटनाशकों का अधिक प्रयोग। रासायनिक खादों व कीटनाशकों का
अधिक प्रयोग। शुरुआत के अंदर इतना प्रयोग नहीं किया था, थोड़ा बहुत प्रयोग करने के लिए बोला था, लेकिन पंजाब वालों ने सोचा कि इतना डालते, इतनी हुई है, थोड़ा सा एक कट्टा और डाल के देखते हैं, पता नहीं कितनी होगी। एक बार अगले साल एक कट्टा डाल के देखते हैं, अगली बार फिर और लालच पड़ जाता है कि अब की बार 2 कट्टे डाल के देखते हैं गेहूं कितनी होती है बीघे की। तो उस चक्कर में क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने लगे, और प्रयोग करने पर इतना प्रयोग कर दिया कि जमीन को ही अपनी तरह नशे पे लगा दिया कि जब तक नशा नहीं मिलेगा तब तक उसमें पौधा उगेगा ही नहीं। जैसे नशा डाउन हो गया वैसे पौधा ही खराब हो गया। सारा सिस्टम क्या कर दिया, नशे पे कर दिया, नशा ही हो गया जमीन के लिए तो ये एक प्रकार से। तो और एक और है, वो भी हरित क्रांति में आता है, लेकिन अपने को इतना है नहीं डिटेल में, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं कि अपने जितना खतरनाक कीटनाशक प्रयोग करेंगे ना उतनी भयंकर बीमारी आएगी, उतनी क्या आएगी, भयंकर बीमारी आएगी फसल के अंदर। क्यों आएगी, वो इसलिए आएगी कि जो कोई भी रोग आता है, कोई भी बीमारी आती है ना, उसके भी तो कुछ जीवाणु होते हैं। अब मान लो कि पहले शुरुआत के अंदर क्या नॉर्मल स्प्रे की थी तो ठीक है, जो नॉर्मल रोग था, जो रोग था, रोग की भी तो अपनी खुद की प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो कमजोर थी, वो समाप्त हो गया। हमने कीटनाशकों की डोज है वो बढ़ा दी, डोज बढ़ा दी, तो जिससे एक बार क्या है, कुछ कीटनाशक तो मर गए लेकिन कुछ मरे नहीं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, उन कीटनाशक रोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, बढ़ गई। वो स्प्रे है या वो जहर है उसके ऊपर असर नहीं किया। जैसे जैसे हम इधर से जो कीटनाशक का प्रयोग है उसकी मात्रा में वृद्धि करते गए, वैसे वैसे उस रोग की जो जीवन जीने की शक्ति थी उसके अंदर भी क्या होती गई, वृद्धि होती गई। यही कारण है कि जो अब वर्तमान के अंदर जो फसल के अंदर रोग आते हैं वो इतने क्या हो गए, खतरनाक हो गए। अगर कीटनाशकों का प्रयोग सीमित कर दिया जाएगा तो वापिस से रोग भी क्या है, उसी प्रकार से कम आने लग जाएंगे। ये भी एक वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई बात है। अपने तो क्या है, अपने तो नॉर्मल कृषि पढ़ रहे हैं, कृषि के अंदर 4 लाइनें हरित क्रांति की लिखनी होती है। जब आगे एमए करते हैं या कोई पीएचडी शोध करते हैं ना, तो उसमें हरित क्रांति की किताब लगती है ना। जैसे भारत के भूगोल की किताब होती है ना, वैसे किसकी किताब होती है, हरित क्रांति पर एक किताब लगती है 100, 200, 300 पेज की, उसको पढ़ना पड़ता है। तो उसमें और ज्यादा डिटेल से ये बातें वो समझाई गई होती है। अपने तो इतनी है ही नहीं, अपने तो वो 4-5 बातें हैं वो अपने को ध्यान में रखनी है। अब और अपने क्रांति की बात करें तो एक अपने क्रांति की बात कर लेते हैं, श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति है, श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन एवं डेयरी विकास से। तो लिख दीजिए श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति में लिख दीजिए दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी विकास। और इसका जनक किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, तो गुजरात में एक डेयरी पड़ती है आनंद डेयरी, आनंद डेयरी गुजरात से इसकी क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत हुई 1970 के अंदर। एक ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन फ्लड भी बोल देते हैं इसे, ऑपरेशन फ्लड। तब से इसकी क्या मानी जाती है, शुरुआत, इसे ऑपरेशन फ्लड बोल देते हैं, ऑपरेशन फ्लड 1970 से इसकी क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है श्वेत क्रांति। अगली लिखिए, श्वेत क्रांति के बाद में लिखिए पीली क्रांति। पीली क्रांति, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन। तिलहन के अंदर सरसों भी आ जाती है, तो कई बार सीधा ही लिखा हुआ आ जाता है सरसों उत्पादन। तो ये भी अपने नोट कर लेंगे, पीली क्रांति
पीली क्रांति का संबंध हो गया तिलहन या सरसों उत्पादन से। इसके बाद में लिखिए नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य पालन, मछली पालन। नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध है मछली पालन। फिर एक लिखिए गुलाबी क्रांति, झींगा मछली पालन। झींगा मछली पालन महत्वपूर्ण अपने क्या नोट कर लेते हैं। इसके बाद में अगली लिखिए गोल क्रांति। गोल क्रांति, तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। फिर एक आप लिखिए रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति के बाद में अपने पढ़ते हैं बादामी क्रांति। बादामी क्रांति, बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति संबंध किससे है? तो मसाला उत्पादन, मसाला उत्पादन से संबंधित है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति के बाद में अगली क्रांति आप लिख दीजिए सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति है खाद्य प्रसंस्करण से। सुनहरी क्रांति अपने दो चीजों में मिलती है। एक तो मिलती है अपने को खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित, और एक अपने को मिलती है जूट उत्पादन से। जूट उत्पादन, दोनों बातें अपने ध्यान में रखेंगे, जूट उत्पादन से भी। फिर एक अपने पढ़ते हैं अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का जो संबंध है वो नदियों को आपस में जोड़ने से है। वे नदियों को आपस में जोड़ेंगे जिससे सिंचाई सुविधाओं का क्या होगा? विस्तार होगा। तो अगली क्रांति लिख दीजिए अमृत क्रांति। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति के बारे में हम लिख देते हैं नदी जोड़ो परियोजना से। नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित जो क्रांति है वो है अमृत क्रांति। फिर एक क्रांति आई थी लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध दो चीजों से था, एक था टमाटर उत्पादन से और एक था मांस उत्पादन से। तो एक लिख देते हैं लाल क्रांति। लाल क्रांति, तो लाल क्रांति एक तो है टमाटर उत्पादन और एक आप लिख दीजिए मांस उत्पादन। ठीक है, और एक क्रांति आप लिख दीजिए इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति, और इंद्रधनुषी क्रांति का जो संबंध है वो संबंध है सभी क्रांतियों पर नियंत्रण स्थापित करना। सभी क्रांतियों पर नियंत्रण स्थापित करना। सभी क्रांतियों पर नियंत्रण स्थापित करना, ये अपने क्रांतियां हो गई। अब अंतिम बिंदु पढ़ने वाला अपना रह गया, वो है भारत के कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो वो अपने पढ़ लेते हैं भारत के कृषि जलवायु प्रदेश। सिर्फ 15 कृषि जलवायु प्रदेश है, उनके अपने को सिर्फ और सिर्फ नाम नोट करने भी 15 कृषि जलवायु प्रदेश है, कौन कौन से हैं, सिर्फ इतना अपने को ध्यान में रखना है। ये नोट कर लिया होगा? जल्दी करो फिर इसे नोट।
भारत में कृषि जलवायु प्रदेश। तो एक बात तो अपने को ध्यान में रखनी कि कृषि जलवायु प्रदेश क्या होता है। तो कृषि जलवायु प्रदेश का मतलब है कि जैसे भौतिक प्रदेश होता है, भौतिक प्रदेश के अंदर एक निश्चित प्रकार की मिट्टी होती है, एक निश्चित प्रकार का तापमान रहता है, एक निश्चित समय पर वर्षा होती है, वर्षा कितनी होती है वो उस भौतिक प्रदेश में निर्धारित होती है। जैसे थार का मरुस्थल है, तो थार के मरुस्थल में पता है कि कितनी गर्मी पड़ती है, कितनी सर्दी चलती है, गर्मी में कौन सी हवा चलती है और कितनी की बरसात होती है, कैसी वनस्पति पाई जाती है, कैसी मिट्टी है। अब उसी आधार पे क्या है, वहां पे फसलों का विकास होता है, और फसलों का विकास होता है तो वहां पर अपने कृषि जलवायु प्रदेश का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। उसी प्रकार के वहां पर बीजों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो भारत को योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। योजना आयोग ने कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है भारत को? 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। कौन कौन से हैं? तो एक है, एक नंबर पे लिखना है अपने को पश्चिमी हिमालय प्रदेश, 2 नंबर पे लिखना है पूर्वी हिमालय प्रदेश या कृषि प्रदेश लिख सकते हैं। 3 नंबर पे अपने लिख सकते हैं भी ऊपर, सबसे ऊपर हिमालय हो गया, हिमालय को 2 भागों में बांट दिया, पश्चिम और पूर्व में। इसके बाद में जैसे हिमालय खत्म होता है उसके बाद में गंगा का मैदान शुरू हो जाता है, तो 3 नंबर पे लिखेंगे निचला गंगा मैदान, निचला गंगा मैदान। 4 नंबर पे लिखिए मध्य गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान। मध्य गंगा मैदान के बाद में 5 नंबर पे लिखिए ऊपरी गंगा मैदान, ऊपरी गंगा मैदान। 6 नंबर पे लिखिए पार गंगा मैदान, पार गंगा मैदान। 7 नंबर पे लिखिए पूर्वी पठार एवं पहाड़ियां, पूर्वी पठार एवं पहाड़ियां। 8 नंबर पे लिखिए दक्षिणी पठार एवं पहाड़ियां, 8 नंबर पे दक्षिणी पठार एवं पहाड़ियां। 9 नंबर पे लिखिए मध्यवर्ती पठार एवं पहाड़ियां, मध्यवर्ती पठार एवं पहाड़ियां। 10 नंबर पे पश्चिमी पठार एवं पहाड़ियां। ये बिल्कुल आसान है, ये तो राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेशों से आसान है। पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, गुजरात मैदान एवं पहाड़ियां, गुजरात मैदान एवं पहाड़ियां।
14 नंबर पे पश्चिमी शुष्क मैदान या अपने मरुस्थल बोल सकते हैं, मरुस्थल। और 15 नंबर पे द्वीप समूह, द्वीप समूह प्रदेश, जैसे अरब सागर के अंदर जो लक्षद्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रदेश है। ये अपने क्या हो गए, 15 कृषि जलवायु प्रदेश हो गए। इसकी एक फोटो टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, इसकी भी डाल दूंगा और वो राजस्थान वाली भी डालने वाली है, वो भी डाल दूंगा आज। तो ये अपना जो कृषि वाला टॉपिक है, वो कृषि वाला टॉपिक है वो पूरा होता है। 1-2 प्रश्न करके देखें क्या? राजस्थान इसमें आएगा, पश्चिमी शुष्क मैदान में आएगा, सबसे ज्यादा भाग है वो पश्चिमी शुष्क मैदान में आता है। नोट लगा के लिख ही लो, फिर लिखो, नोट लगा के लिख दो। ये पहले ये नोट कर लो, फिर नोट लगा के लिखना। ये कर रहे हैं अभी कुछ और, सारों की स्पीड एक जैसी नहीं है तो कुछ लोग सफाई पे भी तो ध्यान देते हैं, अपने वाली तरह थोड़ी लिखते हैं सारे। हाँ ये तो है, लिखने में हर किसी की स्पीड एक जितनी होती भी नहीं।